सस्ते मोमोज खाकर पेट खराब। मनोज मोमोज का ठेला लगाया करता था। वे बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाया करता था। लोग दूर दूर से उसके पास मोमोज खाने के लिए आया करते थे। मनोज के हाथ के बने हुए मोमोज की तारीफ लोग बहुत किया करते थे। अरे भाई, जरा 2 प्लेट मोमोज लगा दो, और हाँ, 2 प्लेट मोमोज पैक भी कर देना। अरे तुम्हारे हाथ के मोमोज में इतना स्वाद होता है कि क्या ही कहे। बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई मोमोज खाने की बात करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनोज भैया के मोमोज। लगाओ लगाओ लगाओ। हाँ हाँ भाई साहब, ओके ओके, मैं अभी आपके लिए 2 प्लेट मोमोज लगा देता हूँ और 2 प्लेट पैक भी कर देता हूँ। 1 मिनट। मनोज का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। मनोज 50 के हाफ मोमोज बेचा करता था। ऐसे ही एक दिन मनोज के ठेले के बगल में उसका पड़ोसी सुखराम नाम का आदमी भी मोमोज बेचने का काम करने लग जाता है। वह 100 के हाफ मोमोज बेचता है, लेकिन उसके पास मोमोज की अलग अलग वैरायटी। ऐसे ही कुछ लोग सुखाराम के पास मोमोज खाने के लिए आते हैं। अरे भैया, आपके मोमोज तो बड़े महंगे हैं। बगल में मनोज है जो कि बहुत ही सस्ते मोमोज बेचता है, लेकिन उसके हाथ के मोमोज का टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। आखिर तुम्हारे मोमोज में ऐसा क्या है जो तुम 100 रुपए के हाफ मोमोज बेचते हो? अरे भैया, सस्ते के चक्कर में पड़ोगे ना तो अपना पेट खराब कर बैठोगे। इसलिए खाना है तो अच्छी क्वालिटी की चीज खाओ। सस्ते में क्या रखा है? सस्ती चीज खाकर अपनी हेल्थ खराब करते हो। बात तो सही है तुम्हारी। चलो ठीक है, जरा 1 प्लेट हमारे लिए भी मोमोज लगा ही दो, देखते हैं तुम्हारा स्वाद कैसा है। सुखराम उस आदमी को मोमोज देता है। आदमी मोमोज खाने के बाद अजीब सा मुंह बनाता है और सुखराम को कहता है, अरे भैया, जितना महंगा तुम्हारा मोमोज का दाम है ना, उतना ही बकवास तुम्हारा स्वाद भी है। अरे पहले मनोज भैया से बनाना सीख लो, उसके बाद मोमोज बनाना और बेचना। बड़े आए मोमोज बनाने वाले। उस आदमी की बात सुनकर सुखराम को बहुत गुस्सा आता है और वे उसे वहाँ से भगा देता है। ऐसे ही रात को मनोज अपना ठेला उठाकर घर जाता है। उस दिन मनोज की बहुत अच्छी बिक्री हुई थी। वे अपनी पत्नी सीमा को मोमोज के सारे पैसे देते हुए कहता है, ये लो सीमा, तुम्हारी मेहनत सफल हुई। तुम बहुत अच्छा मोमोज बनाती हो। सभी लोगों को ये मोमोज पसंद आता है, और मैं तो सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा और अलग अलग तरीके का मोमोज बनाया जाए, जैसे कि पनीर मोमोज, नॉनवेज मोमोज, कबाबी मोमोज, तंदूरी मोमोज, ये भी बना सकते हैं। क्यों? हाँ बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे और भी मोमोज बनाकर आपको दूंगी, आप उसे भी बेचना। वैसे आज बहुत अच्छी कमाई हुई है मेरी। आज क्या, भगवान की कृपा से रोज ही मेरी अच्छी कमाई हो रही है। इस मोमोज से आज मेरे ठेले के बगल में ना अब हमारा पड़ोसी सुखाराम भी ठेला लगाता है, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे मोमोज बेचता है, लेकिन उसके बड़े महंगे होते हैं। न जाने क्या है उसके मोमोज में जो इतना महंगा मोमोज बेच रहा है वो। अरे आप दुकानदारी छोड़ो, जिसे जो करना है करने दो, आप बस अपने काम के ऊपर ध्यान दो। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। खैर, मुझे क्या करना है उससे, जो करना है करने दो। तो वहीं दूसरी तरफ सुखराम अपनी पत्नी रीमा पर गुस्सा करते हुए कहता है, अरे मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। एक तो दिन रात मेहनत करो, ऊपर से कोई कमाई नहीं हो पाती मेरी। ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। अगर तू बढ़िया मोमोज बना लेती तो शायद ये सब नहीं होता। कुछ आता जाता है नहीं। अरे तो मैं क्या करूँ इसमें? मुझे जैसा मोमोज बनाना आएगा वैसा ही बनाऊंगी ना। अब मैं कोई चाइनीज तो नहीं हूँ ना, जो चाइनीज आइटम एकदम अच्छे से बना पाऊँ। अरे उस मनोज की लुगाई से कुछ सीख ना। इतना स्वादिष्ट मोमोज बनाती है कि दूर दूर से लोग उसके हाथ के मोमोज खाने के लिए यहाँ तक आते हैं। और हम दोनों का ठेला बस आस पास ही लगा हुआ था, लेकिन ज्यादातर ग्राहक बस उसी के पास जा रहे थे। अरे तो एक काम करो, अपने मोमोज का रेट और सस्ता कर दो। इतना महंगा मोमोज बेचोगे तो कोई भी नहीं आएगा, समझे? अरे तू तो रहने दे, मुझे कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। जब तक ये मनोज का ठेला मेरे बगल में रहेगा ना, तो तब तक हमारी बिक्री होने वाली है और ना ही हमारा धंधा बढ़ेगा। हाँ, इसका ठेला ही हटाना पड़ेगा वहाँ से। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए हमें कोई बढ़िया सा योजना बनाना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुखराम अब बार बार मनोज को देखकर जल रहा था। वे किसी भी हाल में मनोज का ठेला वहाँ से हटाना चाहता था। ऐसे ही एक दिन सुखराम बड़े ही प्यार से मनोज के पास जाता है
और उससे बातचीत करते हुए कहता है, वैसे मनोज भैया, आपके मोमोज में ना सच में बहुत गजब का स्वाद होता है और हर कोई आपके हाथ के बने हुए मोमोज की तारीफ करता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे गांव में कोई तो है जो इतना स्वादिष्ट मोमोज बनाता है कि लोग दूर दूर से उसके हाथ के बने मोमोज खाने आते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो, ये तो अच्छी बात है कि लोगों को हमारे हाथ का बना हुआ मोमोज तो पसंद आ रहा है। वैसे मनोज, बनाता कौन है आपके घर में? आप बनाते हो या फिर भाभी? अरे भाई, मुझे कहाँ आता है, ये सब तो मेरी बीवी बनाती है और क्या। सच में भाभी तो बहुत ही ज्यादा गुणी है। अच्छा भैया, आप जरा मेरा ठेला देखना, मैं जरा बाथरूम करके आता हूँ। हाँ, जाओ, मैं तुम्हारा ठेला देख लूंगा। अगर कोई ग्राहक आएगा तो मैं उसे मोमोज भी खिला दूंगा। जाओ जाओ। इतना बोलकर सुखराम वहाँ से चला जाता है। मनोज अपना और सुखराम दोनों का ठेला देख रहा था। थोड़ी देर में कुछ आदमी सुखराम के ठेले पर आते हैं और भीड़ जमा कर लेते हैं। मनोज सुखराम के बने हुए मोमोज उन आदमियों को खिलाने लगता है। इसी बीच सुखराम मौका देखकर मनोज के ठेले के सारे मोमोज में पेट खराब करने वाली दवाई मिला देता है। पूरी चटनी में जमाल घोटा मिला देता है। थोड़ी देर बाद मनोज अपने ठेले पर और सुखराम अपने ठेले पर आ जाता है। अचानक से सुखराम के ठेले पर आए हुए आदमी, जो कि सुखराम ने ही भेजे हुए थे, वो चले जाते हैं और थोड़ी देर में मनोज के ठेले पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और लोग मनोज से मोमोज खरीद कर खा रहे थे। ऐसे ही अगले दिन कुछ लोग गुस्से में मनोज के ठेले पर आते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। शर्म नहीं आती तुझे? ऐसा मोमोज खिलाया कि हमारा पेट खराब हो गया। अरे आखिर तूने क्या मिला दिया अपने इस सस्ते मोमोज में? अरे अरे भाई, ये मेरी रोजी रोटी है। आखिर मैं क्यों ये सब करूंगा? इसी से तो मेरा घर चलता है और मैं क्यों चाहूंगा कि मैं अपने ग्राहक को नाराज करूं? आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वे सभी लोग मनोज के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस मनोज को पकड़ कर ले जाती है। सीमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो किसी भी हाल में अपने पति को रिहा करवाना चाहती थी। मनोज के जाने के बाद सीमा ही मनोज का ठेला लगाकर मोमोज बेचा करती थी। ऐसे ही एक दिन अचानक सीमा की नजर खंबे पर जाती है, जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सीमा इस बारे में पुलिस को बताती है और पुलिस के जरिए सीसीटीवी कैमरा चेक करवाती है। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद साफ साफ पता चल जाता है कि ये सब कुछ काम सुखराम ने किया है मनोज को फंसाने के लिए। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो सुखराम को बहुत बुरी तरह से सब मारते हैं और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां सुमित्रा अपनी बहू सोना के साथ रहा करती थी। सुमित्रा और उसका परिवार बहुत गरीब था, जिस वजह से सोना का बेटा शहर नौकरी करने के लिए चला गया और पति बीमार होने की वजह से बाहर कोई काम नहीं कर पाता था। पर इतनी गरीबी होने के बाद भी सुमित्रा के ठाट बाट कुछ अलग ही थे। वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। घर में किसी को खाने को रोटी मिले या ना मिले, सुमित्रा तीनों टाइम अपने हिस्से का खाना खाकर बैठ जाती और अगर कोई उससे कुछ बोलता तो वह उसी से लड़ पड़ती। एक तरह से सुमित्रा का घर खुला मैदान था, जहां हर समय सुमित्रा इसी फिराक में रहती कि कब किससे कैसे लड़ सके। ऐसे ही एक दिन, अरे करंजली कलमुही, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, आज खाना बनेगा या नहीं भी? माँ जी को हर समय अपने खाने की पड़ी रहती है। मैंने कल ही माँ जी से कह दिया था कि आटा खत्म हो चुका है, अब इतने से आटे में किस किस के लिए रोटियां बनाऊं? जहाँ सोना थोड़ा सा आटा देखकर परेशान थी, तो वहीं सुमित्रा अपने खाने के लिए बैठी थी ताकि उसे जल्द से जल्द खाना मिल सके। पर तभी वहाँ सोना का ससुर आता है और अपनी बहू को परेशान देखकर उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछता है। क्या हुआ बहू, तुम इतनी परेशान क्यों? और तुम जानती हो ना, अगर 5 मिनट और लेट हुआ तो तुम्हारी सास पूरा घर सर पर उठा लेगी। बाबूजी, मैं जानती हूँ माँ जी कैसी है, पर मैं क्या करूँ, सिर्फ 2 जने का ही खाना बन सकता है। इतना सा आटा बचा है और खाने वाले हम लोग 3 हैं। बहू, तुम मेरी चिंता मत करो, पहले अपनी सास का पेट भरो, मेरे लिए आज एक रोटी कम बना देना। हम दोनों ससुर बहू आधा आधा पेट खाना खा लेंगे। ठीक है बापूजी, जैसा आपको ठीक लगे। पर बापूजी, ये तो अभी के लिए है, रात के लिए क्या करेंगे हम? और आप तो हमेशा बीमार रहते हैं, बिना खाना खाए दवाई भी नहीं खा सकते। बहू, रात का इंतजाम मैं कर लूंगा, अभी जल्दी से रोटियां तैयार करो। अब सोना जल्दी से रोटी तैयार करती है और अपनी सास को खाने के लिए देती है।
सुमित्रा के साथ सोना का ससुर भी बैठा था। अब जैसे ही सुमित्रा पहला निवाला मुंह पर लेती है कि तभी उसे बाहर से किसी की भीख मांगने की आवाज आती है। अल्लाह के नाम पे मुझ गरीब भिखारी को कुछ खाने को दे दो। मुझ गरीब भिखारी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मुझे पेट भर खाना ना खिला सको तो 2 रोटी ही दे दो। 2 रोटी खाने से मेरी भूख शांत होगी और अल्लाह की दया दृष्टि तुम पर बनेगी। यहाँ हम खुद गरीब भूखे हैं, एक एक रोटी के मोहताज हैं, और ये भिखारी रोज सुबह शाम भीख मांगने आ जाते हैं। आज तो इस भिखारी ने हद ही कर दिया, मेरे खाने के समय में आ टपका। सुनिए जी, अगर आज आपने किसी भी भिखारी को रोटी का एक टुकड़ा भी दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप से घर में बैठे रहना, थोड़ी देर चिल्लाकर वे भिखारी अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे। सुमित्रा, अगर तुम चुप रहती या धीरे से बोलती तो शायद वो भिखारी यहाँ से चला जाता, पर तुमने इतनी जोर से बोला कि उस भिखारी के कानों में तुम्हारी आवाज पहुँच गई। मुझे नहीं लगता कि अब वो बिना रोटी लिए यहाँ से जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि आज मैं अपने हिस्से का खाना उस भिखारी को दे दूं? उस भिखारी की तो आज खैर नहीं, अभी बताती हूँ उस भिखारी को, और डंडा मारूंगी ना, उस भिखारी को मेरे घर का रास्ता भूल जाएगा। सुमित्रा को उस भिखारी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस भिखारी की वजह से वे चैन से रोटी नहीं खा पाती। अब सुनीता डंडा उठाकर उस भिखारी को मारने के लिए जाती है, पर उसी समय सोना का ससुर सुमित्रा का हाथ पकड़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अरे भाग्यवान, किसी भूखे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। पता नहीं कब परमात्मा किस रूप में आ जाए। ऐसा पाप मत कमाओ, डंडा नीचे रखो। सोना का ससुर सुमित्रा के हाथ से डंडा छीन कर रख देता है, पर भिखारी भी जिद्दी था। वे सुमित्रा की नजरों से दूर नहीं होता और वे एक बार उसे उकसाने की कोशिश करता है। बहन, मुझ भिखारी ने तुमसे 2 रोटी क्या मांग ली, तुम तो मुझे डंडे से पीटने लगी। तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। मैंने सोचा था कि शायद तुम खुद से मेरा दुख समझोगी, पर मैं गलत दरवाजे पर आ गया। इतना बोलकर भिखारी वहाँ से जाने लगता है कि तभी सोना वहाँ अपने हिस्से की रोटी लेकर आ जाती है और उस भिखारी को दे देती है। भिखारी जल्दी से उस रोटी को अपने झोले में रख लेता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। ये देखकर सुमित्रा को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है और एक बार फिर से वह सोना से लड़ती है। देख रहे हैं आप, मेरे मना करने के बाद भी इस कलमुही ने उस भिखारी को खाना दे ही दिया। आखिर इसने किसके हिस्से की रोटी दी उस भिखारी को? माँ जी, आज मैंने अपने हिस्से की रोटी उस भिखारी को दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर से कोई भूखा जाए। और बापूजी ने बिल्कुल सही कहा था कि परमात्मा के रूप में कभी भी कोई आ सकता है, ये कोई नहीं जानता। अच्छा, तो ये बात है, तो तुम मेरी भी एक बात सुन ले। हम इतने गरीब नहीं थे कि हमें खाने के लाले पड़ जाए। तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया, शहर में जाकर काम कर रहा है, पर फिर भी 3 जनों का परिवार नहीं पल पा रहा है। ये सब कुछ तेरी मनहूस कदम पड़ने की वजह से हुआ है। निकल जा मेरे घर से तू, तो खर्चा कम होगा और एक जने का खाना भी कम बनेगा। निकल करमजली मेरे घर से। इतना बोलकर सुमित्रा उसी डंडे से अपनी बहू को मारने लगती है और सोना को घर से निकाल देती है। बेचारी सोना रोती बिलखती अपने मायके की ओर निकलती है, पर रास्ते में उसे वही भिखारी मिलता है। बेटा, तुम्हारी सास बहुत बुरी है और उसी के कर्मों की सजा तुम और तुम्हारा परिवार भुगत रहा है, पर तुमने मेरा अच्छा चाहा। तुम हर गरीब पर तरस खाती हो और अपने हिस्से का खाना देकर उनका पेट भरती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई चकला और बेलन दे रहा हूँ। इस जादुई चकला बेलन की मदद से तुम्हारे परिवार में सुख शांति आएगी और तुम इससे जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। भिखारी अपना जादुई चकला बेलन सोना को देकर गायब हो जाता है। सोना को समझ नहीं आता कि वे भिखारी कौन था। अब सोना उस जादुई चकला बेलन को घर ले जाती है, जहां अपनी बहू को देखकर एक बार फिर सुमित्रा गुस्से से पागल हो जाती है। पर इसी बीच सुमित्रा अपनी सास का गुस्सा शांत करने के लिए जादुई चकला बेलन से कहती है, हे जादुई चकला बेलन, मेरी सास का गुस्सा शांत कर दो ताकि मैं उन्हें समझा सकूं। सोना के इतना बोलते ही जादुई चकला बेलन हवा में उड़ता है और सुमित्रा का गुस्सा शांत हो जाता है, जिसके बाद सोना सारी बात समझने की कोशिश करती है, पर सुमित्रा है जो कि उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं करती। और उसी वक्त सोना की ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। अपने ससुर की बिगड़ती हालत देखकर इस बार सोना चकला बेलन से अपने ससुर की तबीयत ठीक करने की प्रार्थना करती है। हे जादुई चकला बेलन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे ससुर को ठीक कर दो, मेरे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर बना दो ताकि हमारे घर में खाने के लाले ना पड़े, और मेरी सास का दिल साफ कर दो ताकि वे किसी से नफरत ना करे। उनके अंदर इतना प्यार भर दो कि वे किसी से नफरत ना करे।
जादुई चकला बेलन एक बार फिर हवा में गोल गोल नाचता है और सोना का छोटा सा घर बड़े घर में बदल जाता है, जिसमें हर तरह की सुख सुविधा होती है। और पल भर में ही सोना के ससुर की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और सुमित्रा भी एक अच्छी इंसान बन जाती है।